Yes. Good evening, everybody. चलिए. Now let's solve remaining questions from this chapter. And वेदांत भाई सेकेंड मीटिंग के पहले कुछ डिस्कशन करना है तो कर लेंगे उस टाइम पर, ठीक है ना? आपको जो डाउट है वो. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वॉलेंटियर टू रीड. कौन है पहला वॉलेंटियर भाई पहले क्वेश्चन रीड करने में? देवांशी करेगी रीड. Yes, sir. करिए रीड. चलो. स्क्रीन पर से रीड कर दो. Okay, sir. Give the magnitude and direction of the net force acting on a drop of rain falling down with a constant speed, a cause of mass 10 gram floating on water. C. A kite skillfully held stationary in the sky. D. A car moving with a constant velocity of 30 km per hour on a rough road. E. A high-speed neutron in space, all material objects, and free of electric and magnetic fields. Okay, now see, first question, we need to find out direction and magnitude of force acting on different cases. The first one is a drop of rain falling down with a constant speed. अब यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड बताया है. कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0. Acceleration 0. If acceleration 0, then as per Newton's law, F equal to m है, तो acceleration 0 तो force भी 0. तो कांस्टेंट स्पीड कहने पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में आता है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब acceleration is 0. Then second case, a cork of mass 10 gram floating of water. अब जब floating कह दिया तो मतलब समझो, मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ. ये वाटर सरफेस होगा, उसके ऊपर ये छोटा सा एक पीस ऑफ कॉर्क होगा. ग्रेविटी की वजह से वेट जाएगा कॉर्क का डाउनवर्ड, और वेट को बैलेंस करेगा एक अपवर्ड फोर्स, दैट इज बायंट फोर्स. आप लोगों ने सीखा होगा कि बायंट फोर्स जो होता है, एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंट फोर्स ऑलवेज बैलेंस वेट इन द फ्लूइड. दिस इज बायंट फोर्स. तो इस कॉर्क के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा. इस कॉर्क के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा. नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो आपका आंसर फिर से फोर्स ही नहीं रहेगा तो डायरेक्शन कैसे रहेगा? नहीं रहेगा ना. तो एक बार फिर से, ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड होगा. लिक्विड के ऊपर ये कॉर्क है, तो लिक्विड में जो हमेशा अपवर्ड फोर्स लगता है ना, वो बायंट फोर्स हो जाएगा. ये सेम सिचुएशन हो गया है अब वो रामायण में. रामायण में वो जो लंका में जाना था सबको, तो वानर सेना ने क्या किया था? पत्थर के ऊपर क्या लिख लिया था? श्री राम. और पत्थर क्या कर रहा था? फ्लोट. ऐसा सिचुएशन यहाँ पर आपको विजुअलाइज करना है कि पत्थर फ्लोट क्यों करेगा, स्टोन फ्लोट क्यों करेगा? क्योंकि उसका वेट जो होगा ना स्टोन का, वो लिक्विड बाइंड फोर्स से उसको बैलेंस कर देगा. यानी नेट फोर्स कितना हो गया ऑब्जेक्ट पर के स्टोन पर? 0. समझ में आया क्या ये पहले दो केसेस आपको? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. Okay, then next part. See, a kite skillfully held stationary in this gap. बोल दिया stationary है. पतंग आप जब उड़ाते हो तो ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेना कि जो काइट है ना वो स्टेशनरी रह रही है. वैसे है, होता तो नहीं उसको कभी ऐसा, बट मानने में क्या जाता है.
तो काइट जो है वो स्किलफुली, कोई पर्सन एकदम अच्छी तरह से एक्सपर्ट है पतंग उड़ाने में, तो वो स्काई में काइट को स्टेशनरी रखता है। स्टेशनरी बोल दिया यानी आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो। फिर डी पार्ट, a car moving with a constant velocity of 30 किलोमीटर पर आवर on a rough road, बोल दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर से यूनिफॉर्म मोशन, फिर से एक्सेलरेशन जीरो, तो फिर से फोर्स भी जीरो। ठीक है, ये सी और डी पोर्शन पता चल गए सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो ई पोर्ट, ओके, तो ई पार्ट पर आ जाते हैं। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रिसाइजली आपको बता दिया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो रहा कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी आपको बता दिया कि दिस इलेक्ट्रॉन इज फार फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी नियर बाय कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है जो इसको अट्रैक्ट रिपेल करता हो। तो दैट मीन्स ना अट्रैक्ट रिपेल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना अट्रैक्ट रिपेल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ना अट्रैक्ट रिपेल होगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बराबर है? बोलो। ये 1 2 3 4 5 फर्स्ट क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चंस थे, सबको सारे केसेस समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज Yes, sir. भावेश भाई आया है तो दिवम भाई, अरे आदित्य नहीं आया है और स्वरा नहीं आई है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टू वॉलेंटियर आर्या, प्लीज रीड द क्वेश्चन। A pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upwards. Give the direction and magnitude of the net force on the pebble. A. During its upward motion. B. During its downward motion. And C. At the highest point where it is momentarily at rest. Do your answers change if the pebble was thrown at an angle of 45 degrees with the horizontal direction? Ignore air resistance. अच्छा, एयर रेजिस्टेंस मतलब क्या, कोई जानता है क्या? एयर रेजिस्टेंस मतलब किसी को इसका मीनिंग पता है क्या? एनीवन 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 एनीवन? Sir, it is opposite force. नहीं। Yes, sir. मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में हो तो उसमें एयर एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एयर से वो मूव नहीं करेगा। ओके, और कुछ? और कोई जानकारी? और कोई जानकारी? अरे यार समझो आप लोग। ये मान लीजिए आपके हाथ में अभी कोई टेनिस बॉल है, अब वो टेनिस बॉल को आप
रिलीज रिलीज कर दो तो क्या होगा? बॉल जो मोशन में आएगा, डाउनवर्ड मोशन में, तो नियर बाय जो भी एयर होगा ना, वो एयर पार्टिकल उसके मोशन को अपोज करता है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना। तो बॉल जब नीचे आएगा तो एयर पार्टिकल्स ट्राई करेगा कि उस बॉल के मोशन को अपोज किया जाए, लेकिन वो रेजिस्टेंस इतना मिनिमम होता है कि ऑलमोस्ट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बराबर। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक पेबल है जिसका मास 0.05 kg, उसको हम थ्रो कर रहे हैं। थ्रो फ्री फॉल नहीं कर रहे, रिलीज नहीं कर रहे, थ्रो कर रहे वर्टिकली अपवर्ड। बराबर, यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमें उससे थ्रो करना पड़ेगा। गिव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। एक्सीलरेशन की बात की है, नेट फोर्स से पहले एक्सीलरेशन की बात करते हैं ना। अब देखो, समझो, हमने जब स्टोन को ऊपर थ्रो किया तो हम कुछ वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, बराबर। तो वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, पर ग्रेविटी तो उसके ऊपर एक्ट करेगा ना हमेशा। और ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है, कोई जानता है? Downward. डाउनवर्ड होता है। कितना वैल्यू होता है ग्रेविटी का? Minus 9.8 meter. यहाँ पर ये लोग सिंपलिसिटी के लिए 10 ले लेते हैं, चलिए तो हम भी 10 ले लेते, क्या बात। तो स्टोन को मैंने या पेबल को मैंने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स तो उसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि वेट देगा उसको फोर्स। तो W इक्वल्स टू mg। m आपके पास है 0.05 इंटू 10 यानी 0.5 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा होता है कहाँ पर? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पहला पॉइंट का सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, दूसरे sir. पार्ट में हमें पूछा है ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। अरे पेबल ऊपर आए, नीचे आए, हॉरिजॉन्टल जाए, आए जाए, दाएं बाएं, कोई भी डायरेक्शन में जाए, बट ग्रेविटी तो हमेशा होता है डाउनवर्ड। तो भले पेबल अब नीचे आ रहा है, नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी वेट ओनली, वेट विल बी mg, दैट विल बी 0.05 into 10, दैट विल बी 0.5 न्यूटन, एंड अगेन द डायरेक्शन विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सी पॉइंट पे भी समझ लो ना, हाईएस्ट पॉइंट पर व्हेन इट मोमेंटरीली एट रेस्ट, ये तो हमने सीखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करो, मैक्सिमम हाइट पर आके वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेस्ट पर आ जाएगा, भले रेस्ट पर आए। पर ऐसा थोड़ी है कि रेस्ट पर आ गया तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा, नहीं, ग्रेविटी तो हर बार करेगा, हर जगह पे करेगा। तो ग्रेविटी एक्ट तो करेगा भले वो रेस्ट पर है, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। कितने फोर्स है? वही सेम 0.5 न्यूटन के फोर्स है। अब आपको पूछा है सी क्वेश्चन के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन कि अब आप उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो मत करो, आप उसका प्रोजेक्टाइल मोशन करवाओ, यानी 45 डिग्री से हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल से आप उसको प्रोजेक्टाइल करो, बराबर है। तो फिर मैक्सिमम हाइट पर आपका आंसर क्या होगा? वही तो सिचुएशन होगा, प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और वर्टिकल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है? ग्रेविटी। तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसे 45 डिग्री से थ्रो करो कि चाहे कोई भी एंगल से थ्रो करो, बराबर है। तो ये सी पोर्शन थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जो दिया है वो रीड करते हैं। ये सारिया जी सी पोर्शन रीड करो सॉल्यूशन में से। If the pebble was thrown at an sir उधर से ही रीड करो ना। चलेगा, हाँ वहां से रीड कर दो, चलो। If the pebble was thrown at an angle of 45 degree with the horizontal direction, then it will have horizontal and vertical components of velocity which will not affect the force on the pebble. Hence, our answer will not change in any cases. However, in case C, the pebble will not be at rest at the highest point. It will have a horizontal component of velocity at this point. एग्जैक्टली तो सी क्वेश्चन में आंसर फोर्स की बात है, अगर आप बात करो तो नेट फोर्स का आंसर दोनों सिचुएशन में 0 रहेगा, लेकिन किंतु परंतु
When you throw that pebble vertically upward at the maximum height, it's for a fraction of second velocity will be zero. That means pebble is at rest. But when we talk about a projectile motion, then at maximum height, object will not be at rest. It will be having some velocity. That too in horizontal direction. That's why they have mentioned the horizontal velocity of an object remains constant. Is this second question is clear to all of you? Again, in this second question, there are 4 sub questions are there. Yes, sir. चलो सेकंड अगर क्वेश्चन क्लियर है तो थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। Dear चलो थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वॉलंटियर गर्ल्स में से लिस्ट में है किशिता। यस किशिता, यू कैन रीड थर्ड क्वेश्चन नाउ। Kishita is there? Yes, sir. Yes, Kishita. Give the magnitude and direction of the force acting on a stone of mass 0.1 kg. A. Just after it is dropped from the window of a stationary train. B. Just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 km per hour. Just after it is dropped from the window of a train accelerating with 1 meter per second span. B. Lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train. Neglect L resistance throughout. ओके देन फिर से वही ऐसा ही एक टाइप का क्वेश्चन है जिससे हमने अभी आके 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। देखिए अब मान लीजिए कि कोई पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा है, ठीक है, और उसके पास एक स्टोन है 0.1 kg का, ठीक है। अब वो जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम अब ट्रेन रेस्ट पर है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, बराबर। और कोई पैसेंजर के हाथ में 0.1 kg का स्टोन है, वो विंडो के बाहर से उस स्टोन को रिलीज कर देता है। अब रिलीज कर दिया मतलब वो स्टोन किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? कहने से ग्रेविटी के कांटेक्ट में आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही स्टोन को ट्रेन की विंडो से रिलीज कर दिया मतलब वो तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ गया, और ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट इक्वल टू mg का फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 0.1 into 10 करो, कितना आया? 1.0 Newton. 1 न्यूटन के 1.0 न्यूटन पर डायरेक्शन क्या?
तो ग्रेविटी का डायरेक्शन, वो वेट का डायरेक्शन, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पहला केस क्लियर? Yes, sir. Yes. दूसरा केस, ओके चलो गुड। अब दूसरे केस पर आते हैं। Just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए क्या है सिचुएशन यहाँ पर कि अब ट्रेन शुरू हो गई, बराबर, अब वो रेस पर नहीं है, लेकिन जा रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ट्रेन जा रहा था और उसने उनको रिलीज कर दिया, अब रिलीज करने के बाद उसके ऊपर फोर्स क्या होगा? अरे भाई सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। रिलीज कर दिया, ट्रेन भले कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन रिलीज कर दिया ना, रिलीज कर दिया तो किसके कांटेक्ट में आ गया स्टोन? Gravitation. हाँ, स्टोन ग्रेविटी के कांटेक्ट में आ गया। अगर स्टोन ग्रेविटी के कांटेक्ट में आ गया तो ग्रेविटी तो अपना काम डाउनवर्ड मोशन में ही करेगा। तो जो ऊपर हमने फाइंड किया था 1 न्यूटन का फोर्स, वही 1 न्यूटन का फोर्स स्टोन पर एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर सी पोर्शन, फिर सी पोर्शन। Just after it dropped from the window of a train accelerating with 1 meter per second square, और ट्रेन एक्सेलरेटेड मोशन में, लेकिन आपको फोर्स फाइंड करना है जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप, मतलब फिर से स्टोन को रिलीज कर दो। अब आपके हाथ में स्टोन है, बराबर, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आपको फोर्स फाइंड करना कब है? जब वो स्टोन रिलीज हो जाता है। फिर से जब स्टोन रिलीज हो जाएगा तो वो तो ग्रेविटी के कांटेक्ट में आ जाएगा। ग्रेविटी के कांटेक्ट में आ जाने से उसके ऊपर वेट ही एक्ट करेगा, और वेट होता है mg, दैट विल बी अगेन 1 न्यूटन एंड दैट टू इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया, 1 न्यूटन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट टेस्ट में या एग्जाम में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट में और एग्जाम में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता हूँ। क्या मैं पूछ लेता हूँ, what will be the force acting on that drop, what will be force acting on that stone when the train is accelerating in the horizontal direction with acceleration of 1 meter per second square? Just before it drop करने से पहले जब ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा था, तब उसके ऊपर फोर्स क्या एक्ट होगा जस्ट बिफोर इट ड्रॉप? तो समझो आपके हाथ में ट्रेन, आपके हाथ में एक छोटा सा स्टोन है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, कहने से ट्रेन एक्सेलरेट होगा तो आप भी उसके साथ एक्सेलरेट होंगे। आप एक्सेलरेट होंगे तो आपके हाथ में जो स्टोन होगा वो भी तो एक्सेलरेट होगा ना। तो जो ट्रेन का एक्सेलरेशन वो आपका एक्सेलरेशन, जो आपका एक्सेलरेशन तो आपके हाथ में जो स्टोन है उसका भी वही एक्सेलरेशन, बराबर है। तो एक्सेलरेशन कितना लेना पड़ेगा? 1 इंस्टेड ऑफ 10 1 लेंगे, तो 1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 0.1। तो वो जो पहले मैंने केस आपको अभी बताया ना, वो यहाँ पर है, दिखा आपको, ब्लू कलर के मैंने मार्क किया है। तो F equal to ma, that will be 0.1 into 1, this will be 0.1 Newton, and what will be the direction of the force? तो जो ट्रेन का डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, वही फोर्स का डायरेक्शन, यानी ट्रेन एक्सेलरेट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फोर्स का भी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये सी क्वेश्चन एक बार हमें रीड करना चाहिए, और आपको समझ में आया कि नहीं वो डिटेल में थोड़ा सा पता चल जाएगा। Yes, Kishita ji, you can read C portion solution now. When the train is accelerating with 1 meter per second square and an additional force equals to ma equals to 0.1 into 1 equals to 0.1 and acts on the stone in the horizontal direction. But once the stone is dropped from the train, F dash becomes 0 and the net force on the stone is F equals to mg equals to 0.1 into 10 equals to 1 n, acting vertically downwards. बराबर, तो ये एक्चुअली ये आंसर है ही नहीं,
इतना पोर्शन है ही नहीं। ये तो इफ है, इफ एंड बट वाला है कि अगर वो स्टोन रिलीज नहीं हुआ होता तो ये फोर्स लगता, बट हमको तो पूछा है जस्ट आफ्टर इट रिलीज, तो आपको लिखना है बट वंस से, तो बट वंस द स्टोन इज ड्रॉप, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन अगेन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये सी पार्ट आपको, थर्ड पार्ट आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो डी पोर्शन रीड कर लेते हैं अभी। नाउ दिस स्टोन अब पर्सन के हाथ में नहीं, पर्सन थक गया यार स्टोन को रिलीज करते करते, तो उसने क्या किया, उसने ट्रेन का जो कंपार्टमेंट होता है ना उसके फ्लोर पर स्टोन को रख दिया यहाँ पर। अब ट्रेन हो रहा है एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन एक्सेलरेट होगा तो उसके ट्रेन के फ्लोर के ऊपर जो स्टोन रखा होगा वो भी तो उतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा ना। तो अब फोर्स आ जाएगा एम ए, अब एम जी नहीं होगा एम ए होगा। 0.1 इंटू 1 यानी 0.1 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा उस स्टोन के ऊपर जो ट्रेन के कंपार्टमेंट के फ्लोर पर रखा गया है। बराबर, पर उसका डायरेक्शन क्या, उसका डायरेक्शन क्या? अरे डायरेक्शन वही होगा जो एक्सेलरेशन, ट्रेन के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वही फोर्स का डायरेक्शन। ट्रेन हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट होगा तो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल में एक्ट करेगा। तो दैट कंप्लीट्स द थर्ड क्वेश्चन आल्सो। एक बार चेक कर लो, आपको कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आई थिंक सो वी कैन वाइंड अप फर्स्ट सेशन। इट्स टाइम टू वाइंड अप द फर्स्ट सेशन। चेक कर लो थर्ड क्वेश्चन के, फिर से 4 क्वेश्चंस है सब क्वेश्चन, उसमें से कोई डाउट है आपको?